मिस्र खान ने जब घर उसे बेच दिया था और सारा लोन भी वापस कर दिया था, तो यावर ने उसका आईडी कार्ड उसे वापस कर दिया था। बज़ाहिर उस पे पावर का कंट्रोल नहीं था क्योंकि वो उसकी मकरूज़ नहीं रही थी। इसलिए अब उसे रोकने के लिए यावर को उसके आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिन ब्लैंक पेपर्स पर उसने पहले दिन ही साइन कर दिए थे, वही उसके कैद के लिए काफ़ी थे। वो दुनिया में जहाँ भी जाती यावर से भाग नहीं सकती थी क्योंकि अब वो कानूनी तौर पर यावर के रहमो करम पे थी। वो इन ब्लैंक पेपर्स पे कुछ भी लिखवा सकता था और मिस्र खान पे बेख्याली में उस खाली कागज़ पर दस्तखत करके अपने हाथ पैर कटवा चुकी थी। जब तक वो अपने बाप के गुब्बन किए 2 करोड़ वापस नहीं कर देती, यावर किसी सूरत भी उसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। वो खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा चुकी थी जिसका उस लड़की को ज़रा एहसास नहीं हुआ था। लेकिन वह अब उस लड़की की सादगी और बेवकूफ़ी के दरमियान उलझ रहा था। वो कुछ तो था उस लड़की में को जो यावर को बार बार रेड सिग्नल दे रहा था। यावर ने गुस्से से तकिया उठाकर ज़ोर से उसे भींचा था जैसे वो उस लड़की का गला दबा रहा हो। उसने सोने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर हज़ार कोशिश के बावजूद भी वो ठीक से सो नहीं पाया था। उसके गलत जिग्गे का सारा क्रेडिट पे मिस्र खान को जाता था जिसके ख्यालों ने उसे सोने नहीं दिया था। नतीजा अगली सुबह वो दुखते सर के साथ ऑफिस जा रहा था। पूरी नींद ना लेने की वजह से उसका सारा जिस्म दर्द कर रहा था। सर दर्द ने अलग उसका दिमाग घुमा दिया था। इसी वजह से आज वो गुस्से में तकरीबन हर एम्प्लॉय को डांट रहा था। डिपार्टमेंट्स के हेड की तरफ से जो कागजात साइन करवाने के लिए उसे भिजवाए गए थे, कई बार तो वो पेपर्स भी उसने मेज़ पर फेंकने के अंदाज में उछाले थे और उन्हें दोबारा टाइप करने को कहा था। उसके मूड की वजह से आज ऑफिस की फ़िज़ा में अजीब सी अफरा-तफ़री और खामोशी छाई। जब भी वो कहीं से गुजरता, किसी की हिम्मत न होती कि अपने काम से नज़र उठाकर एक नज़र उस वसीले चेहरे पर डाल लेते। गुस्से में तो और भी अट्रैक्टिव लगता था वो। ऑफिस की आधी लड़कियों का उस पर क्रश तो था ही, एक दो ने अपने काम से नज़र हटाकर देखने की गुस्ताखी भी कर डाली और उसके बाद जो यावर ने उनके साथ किया था, वो रोती बिलखती ऑफिस से निकली थी। उसके गुस्से से डांटती हुई आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंजी थी और उन्हें नौकरी से फारिग करके भी यावर का पाँव नीचे नहीं आया था। मिस्टर खान को आमिर ने एक फ़ाइल साइन करवाने के लिए पकड़ा दी थी। उसके ज़िम्मे एक और काम था और ना वो खुद ही लेकर जाता, और दूसरी वजह ये भी थी कि वो बॉस की पीए थी, तो इसलिए ये काम मिस्टर खान के हवाले कर गया था। यावर के मूड के पेश नज़र वो दौड़ते उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी। यावर की नज़रें मिस्टर खान के वजूद की जानिब उठी थी। मिस्टर खान को उसका यूँ देखना उलझा रहा था। उसे देखकर न जाने क्यों यावर के मगरूर चेहरे पर मज़ीद तेवरियाँ चढ़ी थीं। मिस्टर खान को अपने इर्द-गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हुई। उसके सामने नहीं आना चाहिए था शायद उसे। उसका दिल चाहा वापस भाग जाए, मगर ये बदतहज़ीबी कम अज़ कम बॉस के सामने तो नहीं कर सकती थी। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। और जब तक मैं खुद ना बुलाऊँ, मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। आज वो सबको ही बुरी तरह से डांट रहा था। मिस्टर खान ने उसका लहजा सॉर्ट इसलिए ज़्यादा नोट नहीं किया था और उसकी डांट को उसके मूड और गुस्से की वजह समझकर नज़रअंदाज कर दिया। मिस्टर खान को देखकर यावर को फिर से अपनी नींद की याद आ गई थी जो उसके ख्यालों ने छीन ली थी। तुम्हारी वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका। तुम्हारी बारी और मैं अपना बदला सूद समेत लेता हूँ। मिस्टर खान के जाने के बाद वो बड़बड़ाया। वो बेचारी उसकी सोच और कैफियत से अनजान अपना काम करती रही। मिस्टर खान के फरिश्तों को बेल नहीं हुआ था कि किस जुर्म की पादिश में अगला पूरा महीना उसने मिस्टर खान का इतना काम करवाया था कि खुदा की पनाह उसे पलक झपकने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। उसने चाय और कॉफ़ी चढ़ा कर खुद को होश में रखा था। वो अलग बात थी कि उसकी रात के बाद वो खुद भी दोबारा कभी सुकून से पूरी रात नींद नहीं ले सका था, जिसका अताब रोज़ाना ही किसी न किसी काम की सूरत से उस बेचारी लड़की पर गिरता था। कभी वो उसे अपने साथ साइड पे ले जाता था और वहाँ 3-4 घंटे के काम की रिपोर्ट बनाने का काम भी उसके सर डाल देता था। उसके पास पहले ही ऑफिस का इतना काम जमा हो जाता था और ऊपर से साइड की रिपोर्ट भी उसे बनानी पड़ जाती थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, काम के लोड पर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा डालकर वो हर काम वक्त से पहले ख़त्म करने की डिमांड करता था। मिस्टर खान सही मायनों में चक्कर जाती थी। आमिर के अलावा उसने ऑफिस में किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं रखी थी। अपना आधा काम आमिर से करवाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ाहिर है उसके पास मिस्टर खान से ज़्यादा काम होता था करने के लिए, तो मिस्टर खान अपना काम उसे कैसे सौंप देती। मरती क्या ना करती कि सादिक से अपनी नींदें कुर्बान करके सारा काम वक्त पर मुकम्मल करना पड़ता था।
उसके काम में मज़ीद निखार आ जाता था और उसकी रफ्तार भी हासी तेज़ हो गई थी, मगर उसके बावजूद वो मुश्किल डेडलाइन तक काम मुकम्मल कर पाती थी। और ज़रा सी देर होने से जो यावर उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकालता था, वो सोचकर मिसरगान का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपता था। इस सब के बावजूद अपने दिल में उस मगरूर इंसान की दिन ब दिन बढ़ती मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर पाई थी। जितने बहाने करके दिल को समझाने की कोशिश करती थी, उसका दिल मज़ीद ज़िद पकड़ लेता था। उससे मोहब्बत करने लगी थी वो, मगर उसने अपने जज्बात दिल की अथाह गहराई में छुपा कर रख दिए थे। वो एक वर्किंग मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। सामने वाले को यही लगता कि वो यावर के पैसे की वजह से उसमें दिलचस्पी ले रही है। इसे दूरी गवारा थी, मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स गवारा नहीं थी। उसने यावर से किसी भी किस्म का ऐसा रवैया नहीं रखा था जिससे उसके दिल की कैफियत का ज़रा भी अंदाज़ा हो पाता उसे। वो उसका बॉस था और ये उसके असिस्टेंट। उसने कभी काम से हटकर फालतू बात नहीं की थी। उसकी डांट भी सुन लेती थी। जब उसके नज़दीक आकर उसका बॉस झुंझोड़कर उसे कुछ कह देता था, उस वक्त मिस्टर खान नज़र झुकाए रखती थी, कहीं उसके दिल की कैफियत वो वाकिफ़ ना कर जाए। जैसे तैसे करके वो अपना काम कर रही थी। उसे यहाँ काम करते करते 2 महीने हो गए थे। वो ऑफिस आ जाती तो ईमान ने घर संभाल लिया था। मिस्टर खान को बहुत अच्छी तरह अपनी छोटी बहन का एहसास होता था। उसके वक्त और पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, इसलिए कुछ अरसे बाद ही मिस्टर खान ने ईमान को दोबारा कॉलेज भेजना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती। मिस्टर खान ने घर का सारा बोझ ईमान पर नहीं डाला था। घर का काम दोनों मिलकर कर लेती थी। मिस्टर खान की तनख्वाह भी अच्छी थी, इसलिए ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। मिस्टर खान ने थोड़ी बहुत सेविंग करना शुरू कर दी थी। बाबा के जाने के बाद उसे पैसे की कदर कीमत का अंदाज़ा हो गया था। वो संभल संभल कर खर्च करती थी, फालतू पैसे खर्चने से गुरेज करती थी ताकि पैसों की तरफ से उसे परेशानी का सामना न करना पड़े। वो खुददार लड़की थी। अगर बाबा की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो वो कभी यावर के सामने हाथ न फैलाती। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ आया था। रमगान इंडस्ट्रीज़ के मालिक और CEO आतिर मकान के साथ यावर अली सिकंदर की बिजनेस मीटिंग थी। शायद नींद के बावजूद मिस्टर खान ने पूरे होश में रहते हुए सब चीज़ें तरतीब से मीटिंग रूम में रखी थी। उसका लैपटॉप, प्रोजेक्टर, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स, पानी की बोतलें वगैरह सब कुछ तैयार करके मुतमईन हो गई। वो पूरे कमरे में नज़र डालती मीटिंग रूम से बाहर गई। मीटिंग शुरू होने से पहले उसने एक कप कॉफ़ी का चढ़ाया और कुछ देर के लिए वो नींद भगाने में कामयाब हो गई थी। मीटिंग शुरू होने से कुछ देर कबल वो अपने बॉस को मीटिंग रूम तैयार होने का बताकर बाहर निकली। जब बाहर से अंदर दाखिल होते हुए आतिर अरमगान के दरवाज़ा धकेलने पर ज़ोर से उसका माथा दरवाजे के साथ लगा। ठुक की आवाज़ सुनकर यावर अपनी फ़ाइल उठाते उठाते ठुटका था और एकदम घबरा कर रुका था। सॉरी, आपको ज़ोर से तो नहीं लगी? आतिर फ़ौरन मिस्टर खान के करीब हुआ था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। उसके करीब होकर उसका माथा देखने लगा जहाँ चोट लगने के बायस मिस्टर खान ने हाथ रखा हुआ था। यावर से उनका ये तमरदारी वाला रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ था। मिस अहमद, होश में रहा करें, ये ऑफिस आपका घर नहीं। यावर की काटदार आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी गलती ना होने के बावजूद भी यावर उसे डांट रहा था। अल्फाज से ज़्यादा उसकी आंखें की लपटें आतिर को शक में मुब्तला कर रही थी। वह सख्त मिजाज था, मगर ऐसा नहीं था कि उसके लहजे में नफरत का अंसर भी महसूस होने लगे। आतिर यावर का दोस्त था और उसके मिजाज से काफ़ी हद तक वाकिफ़ भी था, लेकिन इस वक्त यावर के दस्तरात आतिर को किसी और जानिब इशारा करते महसूस हो रहे थे। वह हम मिस्टर खान को अपना आदाब का निशाना बना रहा था। गलती मेरी है, मैंने बेध्यानी से जल्दी दरवाज़ा खोला था। मिस्टर खान के कुछ कहने से पहले ही आतिर ने सफाई देने की कोशिश की थी। उसे अच्छा नहीं लगा था कि वो यावर इतनी प्यारी सी लड़की को डांट रहा था। हो गया, मीटिंग शुरू होने में बस 1 मिनट बाकी है। यावर आतिर को घूर कर एक हुजूरी निगाह दोनों पर डालकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। मिस्टर खान फ़ौरन एक तरफ को हुई और पहले यावर और फिर आतिर बाहर निकला। उनके पीछे मिस्टर खान भी मीटिंग रूम की तरफ चल दी। मीटिंग मस्बत और अच्छी ही रही थी। दोनों कंपनीज एक प्रोजेक्ट एक साथ कर रही थी, इसलिए कोई बड़ा मसला ज़ेर गौर नहीं आया था। सिर्फ डील साइन करने के लिए जो पेपर्स तैयार करवाए गए थे, उनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में तब्दीलियां करके दोनों पार्टियों ने दस्तखत कर दिए थे और ये दोनों की डील फाइनल हो जाती। यावर ने मिस्टर खान के हाथ कागजात माजिद साहब को भिजवा दिए थे और उन्हें तब्दीलियाँ करने को कह दिया। आतिर मकान को भी उसने बता दिया था कि कागजात तैयार करवा के जल्दी से वो ऑफिस भिजवा देगा ताकि उसका वक्त ज़ाया ना हो। मीटिंग के बाद दोनों यावर के ऑफिस रूम में चले गए। बिजनेस की दुनिया में कदम रखने के बाद दोनों की मुलाकात कम होती थी, इसलिए कुछ वक्त निकाल कर उन्होंने बातें वगैरह करने का सोचा। साथ में यावर ने काफ़ी और स्नैक्स के ऑर्डर्स दे दिए थे। कुछ देर में काफ़ी और कुकीज़ वगैरह की ट्राली लेकर मिस्टर खान अंदर दाखिल हुई।
आतिर अरमान की नज़रें गैरधारी तौर पर मिस्टर खान की जानिब उठी। दरवाज़ा लगने के बाद उसके माथे पर हल्का सा सुर्ख निशान नज़र आ रहा था। आप इस पे आइसिंग कर लीजिएगा वरना इतनी जल्दी नहीं जाएगा। जी। फिर वो सर्व करने लगी। यावर को आतिर का इसमें इंटरेस्ट लेना अंदर ही अंदर सुलगा गया था। आप जा सकती हैं। यावर की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा वो महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसे फिर भी हैरत हुई थी कि वो उसे बगैर सर्व किए क्यों निकाल रहा है। वो मज़ीद बेइज्जत नहीं होना चाहती थी, इसलिए महज सर हिलाकर खामोशी से निकल गई। आतिफ भी उसके रवैये से कुछ उलझा था। यावर को इस वक्त आतिफ अरमान की नज़र मिस्टर खान पर महसूस हो रही थी। जब वो मीटिंग रूम में था, हर पॉइंट बताने के बाद वो मिस्टर खान को देखता था और उसे नोटिस लिखते हुए मशगूल देखकर ज़ेर लब मुस्कुराता था। यावर का बस नहीं चल रहा था कि मिस्टर खान को उठाकर बाहर फेंक दे। वो खुद समझ नहीं पा रहा था उसे मिस्टर खान पर गुस्सा क्यों आ रहा था। असलन तो उसे गुस्सा आतिफ पे आना चाहिए था। मिस्टर खान तो उसकी नज़र से बेनियाज बैठे अपना काम कर रही थी। यावर ने दोबारा मिस्टर खान का जिक्र नहीं छेड़ा और बात तब्दील कर दी। कुछ देर वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का मेंटेनेशन और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। फिर आतिर अरमान ने जाने के लिए इजाज़त तलब की और यावर से मुसाफा करके उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। यावर के रूम से बाहर वो अपने डेस्क पर बैठी नींद के शदीद झोंकों से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक तो नींद की कमी के बायस पहले से ही सर का दर्द था और दरवाज़ा लगने से मज़ीद दुखने लगा। आतिर गुजरते गुजरते उसे देखकर मुस्कुराया था। उसकी नींद से बोझल आंखें वो कब से नोट कर रहा था। यकीनन वो बहुत मेहनती लड़की थी जो सारी मीटिंग के दौरान इस कदर नींद भरी आंखों के बावजूद भी दिमाग को मुकम्मल हाजिर रखे हुए थी। वो इससे थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ था। आपके बॉस को ज़रा भी ख्याल नहीं है, इतनी अच्छी लड़की से कितना काम करवाते हैं आप। मेरे पास जॉब करें, मैं आपसे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लूँगा और इससे डबल सैलरी भी दूँगा। आतिर ने हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अपने काम की ऑफ़र की तो मजाक समझी वो और जवाबन हल्का सा मुस्कुरा दी। आतिर अरमगान ने अपने कोट की जेब से एक कार्ड निकाला। उसके सामने रखे पेन होल्डर से एक पेन निकालकर उस कार्ड की पुष्ट पे कुछ हिंसे लिखे और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो कॉल कर दीजिएगा। इसकी बैग में मेरा पर्सनल सेल नंबर भी है। मिस्टर खान को लगा वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त उसके बॉस की बिल्डिंग में खड़ा था, वरना उसे ज़रूर बता दी कि मिस्टर खान और फ्लर्ट बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नॉर्थ और साउथ। उसने पेशावराना से मुस्कुराहट सजाए खामोशी से उसका कार्ड पकड़ लिया और डेस्क के एक जानिब रख दिया। सी यू सून, वो उसे कह कर रहा था जैसे उनके दोबारा मिलने का पूरा यकीन था उसे। मिस्टर खान ने उसे सर के इशारे से खुदाफिज कहा और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। फिर उसे अपनी सीट पर बैठे 2 सेकंड ही गुजरे थे कि एक्सटेंशन से उसके बॉस की बरहम आवाज़ उभरी थी। उसने अपने रूम में बुलवाया था उसे। बज़ाहिर आप मेहमान नवाजी के साथ भी उसे साफ़ करने थे। वो कमरे में दाखिल हुई और सीधा ट्राली की तरफ बढ़ी और बर्तन उठाकर ट्राली में रख दी। यावर अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आ गया। उसने गुस्से से कुछ अंदाज से उसे देखा कि मिस्टर खान का दिल उसके खूबरू मगर तने हुए नकोश में उलझने लगा था। उसकी कुर्बत में मिस्टर खान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो उसका बॉस था और उसे डांटता रहता था, मगर दिल भी ज़िद्दी है। जब किसी पे आ जाए तो किसी की नहीं सुनता। आपको यहाँ काम करने की इजाज़त दी गई है, हर किसी से फ्लर्ट करने की नहीं। बेहतर होगा अगर आइंदा मैं आपको इस किस्म की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना देखूँ। वो कहना चाहती थी कि वो उसे सिर्फ मेहमान के तौर पर इज़्ज़त दे रही थी और ऐसा क्या करते हुए यावर ने उसे देख लिया था कि इस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। लेकिन खामोश रहने में ज़्यादा आफियत थी, क्योंकि वो उसकी कोई बात यकीन तो क्या हाक करता, उल्टा उसे फिर से कोई सज़ा का सामना करना पड़ जाता। अगले रोज़ से माजिद साहब ने कागजात तैयार करके भिजवा दिए थे। उन पर साइन लेने के लिए पहले उसे यावर के कमरे में जाना था। यावर से साइन करवाने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आतिर अरमान को भिजवाने थे। वो कमरे में गई तो यावर अपने ऑफिस में नहीं था, वो किसी एरिया विजिट गया हुआ था। मिस्टर खान ने फ़ाइल खोलकर उसकी मेज़ पर रखे मतलूबा कागजात निकाल कर उस पर पेपर रख दिए थे। जब वो आए तो उस सामने ही कागजात उसे मिले। फ़ाइल रख कर वो खुद बाहर गई थी। नींद की शिद्दत के बाइस उसे थोड़ा सा नैप लेने की खातिर इस तरह अपने डेस्क पर टका कर रखा था और दोनों बाजू का तकिया बना कर चेहरा उसमें छुपा लिया। वो तो कई दिनों की जागी हुई थी। नैप के बजाय उसकी आँख ही खुल गई। काफ़ी देर बाद जब उसे होश आया तो इधर उधर देखा, कोई ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा था। आधा ऑफिस अंधेरे में और पूरा खामोशी में डूबा हुआ था। उसे एकदम कुछ समझ नहीं आई, क्या सब घर चले गए इतनी जल्दी? सबसे पहला ख्याल उसे ये आया था। उसने किराए पर बंदी घड़ी में जब टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। उसकी निगाह बेख्तियार अपने बॉस के कमरे की तरफ उठी। उसके कमरे की लाइट ऑन थी, यानी वो ऑफिस में ही था। वो अपना हुलिया दुरुस्त करती हुई हल्का सा दरवाज़ा बजाकर अंदर दाखिल हुई। सामने कुर्सी से कोट उठाता और टाई ढीली करता वो मगरूर अमीरज़ादा उसे तेरे में चढ़ाए देखने लगा। मिस्टर खान बेसख्त उसकी मेज़ की जानिब देखा, जहाँ पर दिन को कागजात रख कर गई थी उसके दस्तखत के लिए। फ़ाइल अब भी उसी तरह मौजूद थी। ये अभी तक यहाँ क्यों है मिस अहमद? जबकि वो उस फ़ाइल की तरफ देख रही थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे? सर, मैं ये फ़ाइल आपके साइन करवाने के लिए रखी थी। मैं कब का साइन कर चुका हूँ। अरमान इंडस्ट्रीज़ के साइन कहाँ हैं? सॉरी सर, वो मैं पता नहीं कैसे भूल गई।
भूल गई हो या सो गई? ये ऑफिस है, आपका बेडरूम नहीं है कि जब दिल जा सोगी। कुछ भी करके पेपर्स कल मेरे टेबल पर हों। सर कल संडे है, मंडे मॉर्निंग मेरे आने से पहले ये पेपर्स मुझे चाहिए। वही के ग्लव्स छुपाकर बोला था, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो इसे इतने खौफनाक अंदाज में धमकी दे रहा था कि मिस्टर गन अंदर तक काम गई। वो शदीद गुस्से से उसे घूरता हुआ फाइल उठाकर उसके सामने फेंकता, लंबे लंबे डग पड़ता वहाँ से चला गया। एक नई मुसीबत उसके साथ बांध गया था। क्या मालूम था उसे उसकी आंख लग जाएगी। पिछले दिनों से वो इतने कामों में उलझा चुका था उसे कि वो घनचक्कर बन गई थी। जब से अतर अरमान का उसे टकराव हुआ था, ये यावर ज़रूरत से ज़्यादा उसे पे भड़कने लगा था। उसकी धमकी का आमेज़ अब सरगान को खटकने लगा था। उसे यूँ लगने लगा था जैसे यावर ने इसे ये जॉब करने के लिए नहीं बल्कि कोई बदला लेने के लिए दिया है। वो उसे सीधे में बात नहीं करता था, वो उसे ज़रा सी गलतियों पर इतना सख्त डांट देता था। वो बोझ था और उसका गुस्सा करना जायज़ था, मगर इस तरह धमकी देना उसे समझ नहीं आता था। वो दूसरे एम्प्लॉय से भी गुस्से में बात करता था, मगर मिस्टर खान के साथ उसका रवैया कुछ ऐसा था जैसे किसी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा हो। पहले पहले मिस्टर खान ने यही सोचकर उसका रवैया नज़रअंदाज किया कि वो बॉस और मालकिन की आदत होती है यूँ गुस्सा करने की, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वो उसके साथ ज़्यादती करता है। वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेने लगा था। इतना काम वो घर बैठी कर भी करती तब भी पूरा नहीं होता। ईमान कॉलेज जाती थी, वो ईमान की पढ़ाई की वजह से उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वरना कुछ काम उससे करवा देती। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को घूरा, उसे अतर अरमान से उनका कागजात पर साइन करवाने थे। भाई रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था, यावर भी कब का जा चुका था। मिस्टर खान ने जल्दी से अपनी चीज़ें उठाई और बिल्डिंग से बाहर आ गई। इतनी देर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलती। उसने टैक्सी ही बुक करवाई और घर की जानिब रवाना हो गई। काफ़ी देर से घर पहुंची थी। ईमान भी काफ़ी देर उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। ईमान की नींद में खलल ना डालने की वजह से उसने बेल बजाने के बजाय अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर गई। मिस्टर खान ने ईमान से कहा था कि उसके गैर मौजूदगी में दरवाज़ा लॉक रखे। वो अकेली और जवान लड़की थी और हालात को कुछ पता नहीं होता। बाबा के बाद वो बड़ी थी और ईमान का बहुत ख्याल रखती थी। अपनी चीज़ें कमरे में रख कर उसने हाथ मुँह धोया और किचन में आकर खाना निकाला। खाना ठंडा था, मगर गर्म करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। बाबा के होते हुए उसने कभी ठंडा खाना नहीं खाया था। बाबा कभी देर से भी घर आते थे तो वो उनका इंतज़ार करती थी और उन्हें हमेशा गर्म और ताज़ा खाना दिया करती थी। बाबा उसे कहते थे कि वो सो जाया करें, वो ठंडा खाना खा लेंगे, मगर उसने उनको हमेशा ताज़ा बना कर दिया था। उसके जान से प्यारे बाबा ने उसे कभी किसी मुश्किल का एहसास नहीं होने दिया था, और अब एकदम जो उस पे इकट्ठी इतनी परेशानियां आ गई थी। बहादुरी से सब कुछ झेलने के बावजूद उसका दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था। खाना खाकर उसने बर्तन धोकर किचन में रखे और ईमान के बराबर आकर लेट गई। वो बेफिक्री से सो रही थी। मिस्टर खान भी बेफिक्री से इस तरह सोया करती थी जब उसके बाबा मौजूद थे। अब बाबा की जगह मिस्टर खान ने ले ली थी, इसलिए ईमान पुरसुकून सो रही थी। शुक्र कि उसने आतर अरमगान का दिया हुआ कार्ड फेंक दिया था। वो उसके पर्स में ही कहीं पड़ा हुआ था। इतवार का दिन था। सुबह उठकर सबसे पहले दोनों बहनों ने नाश्ता किया और उसके बाद सबसे पहला काम मिस्टर खान ने यह किया था कि उसने आतर अरमगान को कॉल मिलाई थी। वो दूसरी बेल पर किसी की मर्दाना आवाज़ उभरी थी। अरमगान इंडस्ट्री से साहिल अजहर बात कर रहा हूँ। मिस्टर आतर अरमान से बात हो सकती है? मैं सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनी से CEO मिस्टर यावर अली सिकंदर की PA बात कर रही हूँ। उसने अपना तारुफ करवाया। सॉरी मैम, आज संडे है और आतिर साहब वर्क से रिलेटेड डिस्कशन संडे को नहीं किया करते। आप कल उनसे बात कर सकती हैं, मैं आपका पैगाम फॉरवर्ड कर दूंगा। कोई खास मैसेज है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं नहीं शुक्रिया, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। इतवार की सुबह उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। वह सर थाम कर बैठ गई थी। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने आतिर का कार्ड डिलीट कर दिया तो वो वहाँ भी एक नंबर दर्ज था। उसे कार्ड देते हुए आतिर ने यही नंबर लिखवाया था और उसे कहा था कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो एक कॉल कर दीजिएगा। इसकी बैक पे मेरा पर्सनल नंबर है। उसने जल्दी से वो नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाकर बैठ गई। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। आतिर अरमगान बात कर रहा हूँ। फ़ोन से उसकी पुरकशिश मर्दाना आवाज़ आई। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जब मिस्टर खान ने हेलो कहा, जाहिर है फ़ोन पे इंसान की आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है और आतिर ने कौन से ढेर सारी गपशप की थी। मैं सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनी से मिस्टर यावर अली सिकंदर की PA बात कर रही हूँ। मिस्टर खान अहमद। वो बेयकीन सा था कि उसने खुद कॉल की थी अपने ज़ाती नंबर से। उसे उसकी
आवाज़ सुनकर मिस्टर खान ने अपना अंदाज़ मज़ीद फॉर्मल बनाने की कोशिश की थी। वो उसके कॉल करने से शायद किसी गलतफ़हमी का शिकार हो रहा था। ज़हर नसीब, आज सूरज मगरिब से तो नहीं निकला कहीं। मिस्टर अरमगान, आप मुझे आतिर कह सकती हैं। मिस्टर आतिर अरमगान, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। दरअसल डील के पेपर्स तैयार हैं, आप उन पर साइन कर दें आज ही। मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो खामोश रही, उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। हेलो। उसकी खामोशी की वजह से उसे लगा शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई हो। जी मैं सुन रही हूँ। आपको आज रात मेरे साथ डिनर करना होगा और फाइल आप खुद लाएंगी, वरना मैं डील कैंसिल कर दूँगा। पता नहीं उसने किस ख्याल के तहत डील कैंसिल करने की बात की थी। शायद उसे लगा था वो नहीं मानेगी। मिस्टर खान की रूह अब फना होने वाली थी। सिर्फ साइन की वजह से उसका बॉस उसे इतनी धमकी दे चुका था, अगर डील कैंसिल हो जाती तो वो उसका कत्ल ही कर देता। उसने बेख्तियार मुमकिन सूरत हाल सोच कर झुरझुरी ली थी। ठीक, मैं आ जाऊँगी, आप जगह और वक्त बता दें। ओके, मैं अभी आपको टेक्स्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के बाद। वो बहुत खुश हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि किस्मत उस पर इतनी जल्दी मेहरबान हो जाएगी। मिस्टर खान ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन काट दिया। जहाँ आतिर अपनी जगह खुश था, वहाँ वो परेशान हो गई थी। वो कभी किसी मर्द के साथ इन्वॉल्व नहीं रही थी, तो घूमने फिरने या लंच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूनिवर्सिटी में भी उसका अंदाज़ ऐसे ही होता था। काम के अलावा वो किसी से फालतू बात नहीं करती थी। अब आतिर का यूँ डिनर की ऑफ़र करना मान जाना उसके लिए बहुत परेशान कुन था। वैसे ही यावर उसका किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, और अगर उसे डिनर के बारे में मालूम हो जाता तो पता नहीं उसके साथ क्या करता। मगर बहरहाल उसे बताने वाला कोई नहीं था, और वो इसी के काम से जा रही थी, तो इसलिए यावर की तरफ से ज़्यादा परेशानी नहीं थी। इतवार का दिन था। वो एक्सरसाइज करके नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। न जाने क्यों आजकल उस लड़की का ख्याल उसके हवासों पर छाया हुआ था। वो जितना उसका ख्याल झटकता था, उतना ही मज़ीद तंग करते थे उसे। अब तो ख्वाब में भी वह नज़र आने लगी थी। उसने शावर खोला तो रात वाला ख्वाब पूरी जज़ायात के साथ उसे याद आ गया था। वो एक खूबसूरत फूलों से भरा हुआ बाग था, जिसके दरमियान छोटी सी घास वाली जगह पर वो बैठी हुई थी और सर पर फूलों से बना हुआ ताज पहन रखा था। सफ़ेद लिबास पहने, रंग बिरंगे फूलों के ढेर में बैठी सर पर फूलों का ताज बने, वो कमर पर बिखरे उसके लंबे खूबसूरत बालों में पुरकशिश और दिल मोह लेने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वो अपने आगे लगे इस खूबसूरत से ढेर में एक शहजादी की तरह बैठी फूलों से कुछ बना रही थी। यावर ने उसे दूर से देखा तो आहिस्ता कदमों से चलते हुए उसके करीब आ गया। वो उसे देखकर मुस्कुराई थी और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। यावर उसके करीब पंजों के बल बैठ गया था। मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो एकदम से मुंह फैलाकर बोली। क्यों? यावर को उसके अंदाज पे बेतरह प्यार आया। आपको मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती? आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मैं भी तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये ताज जो तुमने पहना है, मैंने बहुत मोहब्बत से बनाया था तुम्हारे लिए। मैं भी आपके लिए बना रही हूँ। उसने अपने हाथ में मौजूद ताज की जानिब इशारा किया और अपने सामने मौजूद उन्हीं फूलों में से एक फूल उठाकर उसमें लगाया, और ताज मुकम्मल हो गया। मिस्टर खान ने फूलों का ताज यावर अली सिकंदर के सर पर रखा तो यावर ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर को उठाकर अपने सर पर रखे। उस ताज को उतारकर देखने की कोशिश की है। मिस्टर खान ने फ़ौरन उसके हाथ थाम लिए। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखे। मुस्कुरा कर उसके रूबरू हुई। यावर ने उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहा। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल एक शफाफ झील की मानद लग रही थी, जिसमें यावर को अपना अक्स साफ नजर आया था। उसने ताज के अक्स को मिस्टर खान की आंखों में देखा तो सफ़ेद फूलों पर सुर्ख धब्बे नजर आए, और उसकी नज़रें बेख्तियार मिस्टर खान के हाथों पर गईं। उसकी हथेलियों पर खून लगा हुआ था। ये क्या हुआ है? आपकी मोहब्बत के फूल चुनते चुनते हाथ तो ज़ख्मी होने थे ना? वो भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। यावर के दिल में कांटा चुभा था। वो उसके हाथों को अपने लबों से चूमने वाला था कि उसकी आंख खुल गई। कितनी देर उस ख्वाब के ज़रिए असर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो हकीकत थी या ख्वाब था। कुछ देर बाद वो खुद उस ख्वाब की हकीकत कैफियत से काफ़ी हद तक बाहर निकल चुका था। वो अपने जिम वाले कमरे में गया और एक्सरसाइज शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाब का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मगर शावर खोलते वक्त उसे फिर से मनाजिर याद आ गए और बात लेकर निकला तो आईने में खुद को बेहतियात देखने लगा। बिलाशुबा एक हसीन मर्द था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास, चाहे वो हुस्न था, तलीमी काबिलियत, धन, दौलत या जहानत। उसकी ज़िंदगी आसाइशों में घिरी हुई थी। उसे कभी किसी चीज़ ने चुभन नहीं या बेचैन नहीं किया था। उसके मुंह से निकले हर बात पूरी होती थी। कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया था उसने। मुख्तसर यह कि उसकी ज़िंदगी नहायत पुरसकून गुजरी थी, लेकिन अब वो लड़की उसका सुकून छीन रही थी। अंदर एक उसके अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। क्या वो लड़की उससे मोहब्बत करती थी? ज़ाहिरी हुस्न से अट्रैक्ट हो जाना इंसान की कमज़ोरी है, और खूबसूरत चीज़ सबको ही पसंद होती है, लेकिन पसंद और मोहब्बत में फ़र्क होता है। बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक और फिर कारोबार की दुनिया में वो जहाँ भी गया था, उसकी जहानत से पहले उसकी हुस्न उसकी शोहरत की वजह बन जाता था। हर एक की वो आंखों का तारा था।
इसमें बात ही कुछ ऐसी थी, सामने वाला खुद ब खुद उसके आगे सर तस्लीम हम कर देता था। उसकी एक मुस्कुराहट सबके दिलों को फतह कर लेती थी। पर ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता था कि एक हसीन मर्द हो और लड़कियां उसके आगे पीछे ना फिरें, ख़ास तौर पर तब जब वो मर्द हसीन होने के साथ साथ ज़हीन और दौलतमंद भी हो। कुछ लड़कियों से वक्त गुजारी की थी उसने, मगर वो अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को आने नहीं देता था। अमीर था तो सबको पता था वो शादी भी अपनी ही सर्कल और क्लास की लड़की से करेगा जो हुस्न और हैसियत में उसके हम पल्लू हो। यूनिवर्सिटी से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मुकम्मल करने के बाद उसने बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा तो बहुत से लोगों की रालें टपकी थी। बहुत से बिज़नेस से टाइकून से अपनी बेटी की शादी करके रिश्तेदारी जोड़ना चाहते थे। अली सिकंदर सिर्फ एक ख़ानदान नहीं, एक आइकन था। शुरू में हर डील के साथ उसे उसकी किस्म की कुछ दिल फेंक लड़कियों और उनके लालची बाबू का सामना करना पड़ा था। आखिरकार जिद छोड़कर उसने मीराल से मंगनी कर ली। मीराल विस्मा और इसहाक की बेटी थी और उसकी फुफोजाद थी, उससे 2 साल छोटी थी और बचपन से उसे मोहब्बत करती थी। अच्छी और तरहदार लड़की थी। उसकी मीराल से कुछ दोस्ती भी थी, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसके लिए आइडियल बीवी साबित हो सकती थी। विस्मा ने खुशख्वाही जाहिर की और यावर ने कोई इतराज़ नहीं किया। उसने सारी कलेक्शंस करके मीराल को सिलेक्ट कर लिया था, सारी कैलकुलेशंस वगैरह करके मीराल को सिलेक्ट कर लिया था ताकि आइंदा से किसी ऐसे आदमी से डील ना करना पड़े जो कि कारोबार के साथ रिश्ता भी मुफ्त में करना चाहता हो। इस ख्वाब ने उसे थोड़ी देर के लिए उलझा दिया था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई उससे वो मोहब्बत करती थी। अगर वाकई ऐसा था तो उससे किसी अंदाज से ज़ाहिर क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई लड़की उसमें इंटरेस्ट लेती और इस वक्त उस तक अपने दिल की बात ना पहुंच जाए। किसी ने लफ्ज़ों में कहा था और किसी की नज़रें यावर को उस किस्म का पैगाम देती महसूस होती थी। उसके ऑफिस का आधा स्टाफ उसका फ़ैन था। कुछ तो उसे अपने आप भी पेश करने को तैयार थी, मगर वो हर लड़की पे मुंह मारने वाला इंसान नहीं था। वो कमिटमेंट का पक्का था। धोखाधड़ी उसे पसंद नहीं थी, चाहे बिजनेस में हो या रिश्तों में। इसी उलझन में वो कितनी देर मिस्टर के रवैये से ऐसी कोई हिंट ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर गौर किया तो याद आया कि ख्वाब में भी तो वो उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। नॉनसेंस। उसने तनफ्फुर से सर झटका। वो खुद को बावर करा रहा था कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, इसमें 1% भी हकीकत नहीं है। वो मिराल का मंगेतर है और मिराल उससे मोहब्बत करती है, लेकिन फिर उसकी अपनी फीलिंग्स का क्या वो भी मिराल से मोहब्बत करता है? दिल ने सवाल पूछा। पहली बार यावर अली सिकंदर अपने दिल के सवाल पे लाजवाब हो गया था। वो उलझन का शिकार होने लगा। इतनी देर में उसके फ़ोन पर मिराल की कॉल आई तो मुस्कुरा कर फ़ोन उसने उठाया। मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। वो टेक्निकली झूठ नहीं बोल रहा था। या अल्लाह है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्यों तुमने मुझे याद किया? तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि तुमने खुद इस बात के एतराफ़ किया। वो हंसने लगा। अच्छा, पहले कभी नहीं किया है? वो इसकी बात सुन के हैरान हुआ था। उसने तो कभी पहले ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। मुझे क्या पता, मैं जब भी पूछती तो तुम यही कहते थे कि बिज़ी हूँ, याद करने की फुर्सत नहीं। अब अगर तुमने खुद से याद किया है तो मतलब तुम फ्री हो, तो आज चलें बाहर डिनर करने के लिए? ओके यावर तो फ़ौरन मान गया था। मिराल को ये दूसरा हैरत का झटका लगा था। वो हैरान भी थी और खुश भी। इससे पहले भी वो दोनों कई बार इकट्ठे घूमने या खाना खाने गए थे, लेकिन उसे यावर की बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी। अब की बार यावर एकदम मान गया था। ये अच्छी तब्दीली थी। सॉरी मैम, आज संडे है और आदिर साहब वर्क से रिलेटेड डिस्कशंस नहीं करते। आप कल उनसे बात कर सकती हैं। वो शाम को तैयार होकर उसके बताए गए मुकर्रर वक्त पर पहुंच गई थी। उसे इतना तो अंदाज़ा था कि वो डिनर पर उसे किसी अच्छी जगह बुलाएगा, लेकिन इस कदर महंगा और पुरसाइज रेस्टोरेंट देखकर उसे अपनी अकल पर अफसोस होने लगा था। उसे लगा कि वो ये ना सोचे कि वो उसके साथ डेट पर आई है, इसलिए ज़्यादा तैयारी नहीं की और सादा सा सूट पहना हुआ था, लेकिन वो ब्यूटीफुल लग रही थी। और वो ऑफिस में भी नॉर्मली ड्रेसिंग किया करती थी। वो काम करने जाती थी, मॉडलिंग करने नहीं। लेकिन सामने मौजूद उस जगह को देखकर उसे यहाँ की वेट्रेसेस भी खुद से ज़्यादा टिप टॉप लग रही थी। वो अंदर दाखिल हुई और अपनी मतलाशी नज़रों से रेस्टोरेंट के हाल को देखने लगी थी। आतिर ने उसे अंदर आते देख लिया था और उसे देखते ही अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मिस्टर खान को भी वो नज़र आ गया था। वो चलती हुई उसकी टेबल पर आई। आतिर ने नहायत अदब से उसकी कुर्सी को खींचा और उसके कंफर्टेबल होकर बैठने के बाद खुद भी सीट पर आ गया और मुस्कुरा रहा था जैसे बहुत खुश हो। मैं ये फ़ाइल आप पहले ऑर्डर करें, साइन मैं कर दूँगा, आप बेफिक्र रहें।
मिस्टर गान ने मेन्यू का ऑर्डर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वो इस तरह के रेस्टोरेंट में पहली मरतबा आई थी और वो भी एक पुरकशिश मर्द के साथ। वो खाम नर्वस होने लगी थी। जो भी आप मंगवाना चाहें। जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो उसने खाने की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। आतिफ ने उसका ख्याल करते हुए बहुत अच्छा और काफ़ी मज़ेदार खाना ऑर्डर किया और ऑर्डर करने से पहले उसे पूछ लिया था कि उसे किसी चीज़ की एलर्जी वगैरह तो नहीं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वेटर्स ऑर्डर लेकर चली गई। आतिफ ने अपनी निगाहों का मरकज़ मिस्टर खान के चेहरे को बना लिया था। वो उसे देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मिस्टर खान को उसका यूँ खुद को देखना और देखकर मुस्कुराए जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जहाँ जो मरवत भी उसने बर्दाश्त कर लिया था, वैसे भी वो उसके पास काम से आई थी और काम होने तक उसे आतिफ को बर्दाश्त करना ही पड़ता। आप रिलैक्स हो जाएं, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैंने आपको ज़बरदस्ती अपने साथ डिनर के लिए राज़ी किया है। वो उसके चेहरे पर गैर अरादम तासुरात देखकर उसकी अंदरूनी कैफियत समझ रहा था। उसे खुशी थी कि वो यहाँ आई थी, लेकिन उसका मकसद उसका मूड ख़राब करना या उसे बुरा महसूस करवाना नहीं था। मिस्टर खान को उसका यूँ साफ साफ कहना अजीब लगा। एक तो घूर भी रहा था और ऊपर ये भी चाहता था कि वो नॉर्मल रहे। आपने शर्त रखी थी कि मैं आपके साथ डिनर करूं और फाइल में खुद लेकर आऊँगी, क्या ये ज़बरदस्ती नहीं है? मिस्टर खान कहना नहीं चाहती थी, मगर अल्फाज उसकी ज़ुबान की नोक पर मचल रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगा कि आपको मेरे साथ डिनर करना अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद नहीं था तो आप मुझे कह देती, मैं ज़बरदस्ती करने वालों में से नहीं हूँ। तो फिर साइन कैसे करते आप? आपने कहा था अगर मैं ना हो दाई तो आप डील कैंसिल कर देंगे। वो तो मैं यूँ कह रहा था, अगर आप नहीं आना चाहती थी तो मुझे बता देती, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करता आपके साथ। आप फाइल भिजवा देती, मैं साइन कर देता। मैं आपके बॉस की तरह नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातों पर किसी का फ़ोन चूस लूँ। वैसे आप वाकई मेरी धमकी की वजह से आई हैं? वो मज़े से अपनी बात की क्या हकीकत बयान कर रहा था। पहले तो मिस्टर खान की बात सुनकर हैरत हुई उसे और फिर शदीद गुस्सा आया, मगर उसका दोस्ताना अंदाज़ मिस्टर खान का मूड आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। वो अच्छा इंसान था, उसने कोई गैर लगी बात नहीं की थी। वो उसे तमीज़ से बात कर रहा था और पूरी इज्जत दे रहा था। इतनी देर में खाना आ गया। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया और इधर उधर की बातें करने लगा। आतिफ ज़्यादातर ही वही बोल रहा था। मिस्टर खान सिर्फ उसकी बातों का जवाब दे रही थी। वैसे आपने मेरी ऑफ़र के बारे में क्या सोचा? कौन सी ऑफ़र? मेरी जॉब ऑफ़र करने के बारे में, आपको डबल सैलरी दूंगा। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं यूँ ही हर किसी को ऐसी ऑफ़र्स नहीं देता, सिर्फ आपको की है। आप जब चाहें आ सकती हैं। मैं आपके बॉस की तरह आप पे सख्ती नहीं करूँगा और आपका पूरा ख्याल भी रखूँगा। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। मैं इस तरह वो जॉब नहीं छोड़ सकती। कोई बात नहीं, लेकिन आप जब चाहें उस आ सकती हैं। इस ऑफ़र की कोई लिमिट नहीं है। और इसके अलावा भी आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे आकर आप काम बता सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मिस्टर खान और भी क्या सकती थी। वो खलूस से मुस्कुराया था। कुछ देर मज़ीद बातें करके वो दोनों उठकर खड़े हुए। आतिफ ने साइन करके फाइल उसे दी थी और घर भी ड्रॉप करके चला गया। और वो एक बहुत अच्छा डिसेंट इंसान था। मिजाज भी उसके बिल्कुल बरअक्स था। अगर उसका दिल यावर पे ना आ गया होता तो वो आतिफ की ऑफ़र कबूल करने में एक लम्हा भी ज़ाया ना करती। यावर और मिराल इस वक्त ग्रैंड वैली होटल के रेस्टोरेंट एरिया में एक टेबल पर बैठी थी। आज वो मिराल की निस्बत ज़्यादा बातें कर रहा था। मिराल को बहुत खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि वो उसमें दिलचस्पी ले रहा था। वो इसी में खुश थी कि कम अज़ कम यावर को भी इसमें इंटरेस्ट हो रहा था। वो बहुत कम ही इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर करता था। यावर के ज़हन में मिस्टर खान और वो ख्वाब गर्दिश कर रहे थे। वो मिस्टर खान का ख्याल अपने जहन से निकालने के लिए अपना सारा ध्यान मिराल से बातों में लगा रहा था और वो बेचारी यूँ ही खुश हो रही थी। खाना खाते खाते उसने नज़र घुमाई तो कुछ अलग सी उसे आतिफ के साथ वो बैठी नजर आई। यावर का सारा अच्छा मूड एकदम गायब हो गया। उसने हाथ में पकड़े कांटे पर अपनी ग्रिप मजबूत की तो उसकी उंगलियां सफ़ेद होने पड़ी। क्या हुआ? मिराल को उसके मूड की अचानक तब्दीली समझ नहीं आई। अभी तो अच्छा भला बैठा था, अब अचानक क्या हो गया? मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो मिराल का इंतज़ार के बगैर निकल गया। मिराल से आवाज़ें देती रही मगर वो जैसे सुन नहीं रहा था। मिराल बेसाख्ता उधर उधर देखा तो एक जानिब को आतिफ नज़र आ गया। वो किसी लड़की के साथ बैठा डिनर कर रहा था और साथ गपशप भी जारी थी। मिराल आतिफ को इसलिए भी जानती थी कि वो ना सिर्फ यावर का दोस्त था बल्कि कारोबार से हटकर भी अरमगान फैमिली से ताल्लुक़ था उसका। आतिफ का किसी लड़की के साथ डिनर करना कोई अजीब बात नहीं थी। वो लड़की उसकी कोलीग और दोस्त या गर्लफ्रेंड भी कोई हो सकती थी। मिराल को बज़ाहिर ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आई थी जिसकी वजह से यावर खाना छोड़कर एकदम चला गया। हो सकता है उसके आतिफ के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो। दोस्तों में ज़ाती कारोबारी बिना पर अक्सर ऐसा हो जाता है। यही सोचकर मिराल ने चैप्टर क्लोज़ किया और यावर के पीछे चल पड़ी। सारी रात वो इस एहसास में चलता रहा कि मिस्टर खान आतिफ रहमान के साथ डिनर कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे आतिफ के साथ हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने होटल से निकलते हुए मिराल का भी ख्याल नहीं किया था और ना ही उसके बाहर आने का इंतज़ार। वो एक साथ आए थे मगर यावर अली सिकंदर उस वक्त में गुस्से में था कि अकेला वहाँ से घर आ गया। मिराल को कैब में
को कैब करवानी पड़ी थी घर जाने के लिए। उसने यावर को बहुत बार कॉल्स की थी मगर यावर ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया था। वो इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं था। उसने होटल से लेकर घर तक बहुत तेज़ ड्राइविंग की थी। वो लग रहा था जैसे किसी ने इसकी रूह पर तेज़ाब डाल दिया हो। उसका बस नहीं चल रहा था कि मिस्टर खान को उठाकर होटल से बाहर फेंकवा देता। वो सबके सामने तमाशा नहीं लगवाना चाहता था क्योंकि वहाँ और भी लोग डिनर कर रहे थे। लेकिन अगले दिन उसने मिस्टर खान की अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा कर लिया। सोमवार की सुबह जब वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो मिस्टर खान अपने डेस्क पर मौजूद नहीं थी। पहले तो यावर की उसकी खाली कुर्सी देखकर बहुत गुस्सा आया। एक तो कल वो एक अनजान आदमी के साथ डिनर कर रही थी और अब अपनी जगह पर मौजूद भी नहीं है। एक तरफ वो पड़ा उसका पर्स और सेलफोन उसके ऑफिस में मौजूद हैरान कर रहे थे। उसने एक नोट पैड उठाया और कलम दान से पेन निकाल कर कहा, उस पर मेरे ऑफिस में आओ फ़ौरन लिखा और ऐसी जगह वो नोट रखकर उस पर पेपर वेट रख दिया था कि सीट पर बैठती उसे नज़र आ जाए और एक नज़र उसके पर्स की तरफ डालकर अपने ऑफिस में चला गया। मिस्टर खान अपने बॉस के लिए काफ़ी बनाने गई हुई थी। यावर के पहुंचने से पहले अगर उसके कॉफ़ी टेबल पर ना होती तो वो उसे ज़िंदा दरगोर कर देता। रात को आतिर के साथ डिनर करते वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया था और पिछले पूरे महीने की थकावट और रात देर से सोने की वजह से सुबह उठने में ज़रा ताख़ीर हो गई। ऑफिस पहुँच कर जब उसे मालूम हुआ कि बॉस भी नहीं पहुँचे तो उसने सुकून का सांस लिया था और फ़ौरन अपना पर्स और मोबाइल वगैरह डेस्क पर रख कर साइनशुदा फ़ाइल उसके मेज़ पर सबसे ऊपर रखी थी ताकि सबसे पहले वो उस फाइल को देखे और मिस्टर खान की जान खलासी हो। उसके बाद वो बगैर वक्त ज़ाया किए कॉफ़ी बनाने चली गई थी क्योंकि अमूमन इस वक्त तक वो पहुंच चुका होता था। वो जब कॉफ़ी लेकर अंदर दाखिल हुई तो वो अपनी कुर्सी पर बैठा टांग पर टांग रखे कुर्सी को तिरछी किए हाथ में पेपर वेट पकड़े उसे घुमा रहा था। नज़रें फ़ाइल को ऐसे घूर रही थी जैसे इनमें लबरेज हो, वो लबरेज से उन कागजात के टुकड़े कर रहा हो। उसे दाखिल होते देखा तो पेपर वेट घुमाता हाथ रुक गया। वहीं नज़रें जो कागज़ को छीन रही थी मिस्टर खान पर जम गईं। वो उसके जहन और आंखों में भड़कते शोले से अनजान काफ़ी उसके करीब ले आई और मेज़ रखने लगी तो उसने ज़ोर से पेपर वेट मेज़ पे पटाहा। एकदम ठप की आवाज़ से उसका हाथ कांपा। गरम गरम कॉफ़ी छलक कर उसके हाथ को जला गई। उसने हल्की सी सिसकी निकाली। शुक्र कि कोई कागज़ ख़राब नहीं हुआ था, बस साफ शफाफ शीशे पे कुछ चंद कतरे छिलक गए थे। उसने फ़ौरन से पास रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर साफ़ किया। सर आपकी कॉफ़ी। यावर ने फ़ाइल इतनी ज़ोर से बंद की कि मिस्टर खान का दिल एकदम ज़ोर से धड़कने लगा। वो अपनी सीट से उठा और उसके मुकाबले खड़ा हो गया। वो बेहतर पीछे को ही, मिस्टर खान अहमद, तुम्हें मैंने फ़ाइल साइन करवाने को कहा था, डेट पे जाने का नहीं। अगर तुम में ज़रा सी भी कॉमन सेंस होती तो तुम उसके ऑफिस जाती। यूँ रेस्टोरेंट में उसके साथ रोमांटिक डिनर ना कर रही होती। मिस्टर खान उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर जम गई। एक जगह उसे समझ नहीं आया था कि वो उस पर गुस्सा क्यों हो रहा है। उसे तो खुश होना चाहिए था कि मिस्टर खान ने उसके बताए हुए वक्त तक साइन करवा लिए थे। खुद ही तो उसने कहा था कि कैसे भी करके साइन चाहिए। अब वो डिनर डेट पे जाती है मौत के कुएं में। उसे क्या लेना देना था इस बात से। सर आपने खुद ही तो कहा था कि जो भी करके साइन चाहिए। वो मिनमिनाकर उसके अल्फाज याद करवा रही थी। आर यू मैड? अगर वो तुम्हें अपने साथ रात गुजारने को कह देता तो तुम उसके लिए मान जाती? कैसी बातें कर रहे हैं आप सर, मैं क्यों जाती हूँ। मैं सिर्फ आपकी वजह से गई थी क्योंकि आपने कहा था कि आपको मंडे मॉर्निंग फ़ाइल अपने टेबल पर चाहिए, वरना आज भी जाकर मैं साइन करवा लेती। संडे को ऑफिस बंद होते हैं इसलिए मुझे उनके साथ डिनर पे जाना पड़ा। इस बार छोड़ रहा हूँ लेकिन आइंदा अगर मैंने तुम्हें किसी रेस्टोरेंट या अनऑफिशियल काम में इन्वॉल्व देखा तो तुम्हारा वो हशर करूँगा कि याद रखोगी। आपको मेरी पर्सनल लाइफ से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, आपको कंसर्न नहीं है ये। यावर का रवैया उसकी समझ से बालातर हो रहा था। पता नहीं वो उससे नफरत क्यों करता था। गलती पर वारंट दी जाती है लेकिन वो उसके दुरुस्त काम करने पर भी उसे अच्छा खासा जा रहा था। अच्छा तुम यहाँ जॉब करती हो ना, इस वजह से गई थी तुम ये पेपर साइन करवाने के लिए, लेकिन इस साइन के बहाने तुमने डिनर डेट ही कर ली। बहुत खूब। मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। गेट आउट। वो उसे गुस्से से कहकर अपना रुख मोड़ गई और मिस्टर खान अपने आंसू साफ करते हुए फ़ौरन बाहर निकल गई थी। यावर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था। उसे उलझन क्यों हो रही थी मिस्टर खान को ऐसे रोते देखकर। उसे बेहतियार मिस्टर खान के ख्वाब वाले ज़ख्मी हाथ याद आए। वो अपनी सीट पर बैठ गया और उंगलियों से कनपटियाँ मसलने लगा। ये लड़की उसका सुकून छीन रही थी लेकिन वो उसके आंसू से बेचैन हो रहा था। उसे जल्द ही कुछ करना था वरना उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता और यावर अली सिकंदर किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था और ना झुकने वाला था। भाड़ में जाए।
वो रोते हुए आंखों में उमड़ते आंसू साफ कर रही थी और साथ साथ दिल में सोच रही थी कि अब उसका सामना नहीं करेगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर जॉब करनी है तो उसका सामना करना पड़ेगा और यही उसका बॉस अगर रिप्लाई होता तो उसकी शिकायत कर देती, लेकिन अब तो ये ऑप्शन भी मैसर नहीं था। थोड़ी देर आंसू बहाने के बाद उसका मूड बेहतर हो गया था। उससे तमाम मनफी सोचों का झटका और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। उसके बाद के अगले कुछ दिन हाल पर सुकून गुजरे थे। अब पता नहीं ये इतफाक़ था या उसके प्लानिंग की कि यावर ने उसे मज़ीद टॉर्चर करना छोड़ दिया था और अब वो उससे पहले की तरह जलील भी नहीं करता था। वो जो जॉब छोड़ने का भी सोचने लगी थी, उसका बदलता रवैया देखकर इरादा तुर्क कर गई। उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंथली रिपोर्ट उसके सामने आई, फिर उसे अकाउंटेंट्स में गड़बड़ नज़र आने लगी। ये गड़बड़ फिर से उसकी किसी मुसीबत की जानिब इशारा करते हुए नज़र आई। सारी रिपोर्ट देख कर कुछ देर सोचने के बाद उसने खामोशी से रिपोर्ट अप्रूव कर दी और उसके बाद उसने एक जाने वाले प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को हायर किया और उसे कह रही थी वो कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसका दिमाग से कुछ और भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। जब जब वो मिस्टर खान की सादगी देखता था, उसको अपने वालिद के अटैक की वजह के बारे में अनजान होना उसे लगता था कि ऐसा नहीं है जो नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा है जो उसे छुपाया हुआ है। उसे इंक्वायरी बिठाई थी तो फ़ौरन शफी अहमद का नाम ज़ाहिर हो गया। हालांकि जो इस तरह से खूबन करते हैं उनके खुफिया अकाउंट होते हैं और अपना ओरिजिनल नाम इस्तेमाल नहीं करते। उसे अब एहसास होने लगा था कि उसने उन्हें निकालने में जल्दी की, शायद कुछ और छान फटक कर लेता तो आज सब कुछ ना होता ऐसे। उसने खामोशी से इन्वेस्टिगेटर हायर किया था और अपना फाइनेंस टीम में शामिल कर दिया सबको। वो एक एम्प्लॉई लग रहा था सिवाय यावर के और उसकी असलियत में कोई नहीं जानता था। एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, सब बिजनेस कम्युनिटी वाले वहाँ मौजूद थे। इस वक्त वहाँ सारा अमीर तबका मौजूद था। यावर के साथ उसके मगैदर और आदि अंपायर्स की हिस्सेदार मिराल इसहाक वफंदी इसके बाजू डाले इवेंट में सबसे मुतारिफ हो रही थी। साथ साथ गपशप भी हो रही थी। यावर बोर होने लगा था, गॉसिप्स में कभी भी इतना इन्वॉल्व नहीं रहा था। वो इस वक्त भी इवेंट में मौजूद हर सिंगल और मंगल लड़की की नज़र यावर अली सिकंदर पर थी। वो था इतना पुरकशिश, हर वक्त स्पॉटलाइट में रहता था। जितना वो प्राइवेसी पसंद करता था उतनी एक्सपोज होता था। वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून था, चाहकर भी वो स्पॉटलाइट से निकल नहीं सकता था। वो अपनी टेबल पर आकर बैठ गया तो उसके साथ मिराल भी मेहमानों के साथ एक्सक्यूज़ करती पीछे आ गई और उसके बराबर बैठ गई। टेबल पर दो फैमिलीज़ थी, एक अली सिकंदर और दूसरी अरमगान फैमिली। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द बैठ गए और खामोशी से अपना खाना खाता रहा। शहबाज अली सिकंदर भी अपनी बेगम रुमाना के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। सब लोग एक साथ बैठे थे, मिराल के वालिदैन भी और आते अरमगान के भी। कुछ देर मर्द हजरात बिजनेस की बातें कर रहे, फिर मौजू गुफ्तगू स्टॉक एक्सचेंज से होता हुआ घरेलू ज़िंदगी की तरफ आ गया। बेटा तुम्हारी कोई शादी वादी का प्लान नहीं है? अंकल लड़की तो देख लिया और मुझे पसंद भी है, बस उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा तुम दोनों तो माशाल्लाह मंगनी शुदा हो, तुम्हारा कब शादी का इरादा है? आदिल रहमान के वालिद ने यावर को मुखातिब किया। मेरा फ़िलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है, मैं बिज़नेस पे फोकस कर रहा हूँ। बेटा और कितना फोकस करोगे? 5 साल हो गए तुम्हारी मंगनी को, बिज़नेस भी इस्टेब्लिश है, इतनी बड़ी जायदाद के मालिक हो, क्या करना है तुम्हें? तुम्हारी वजह से कब से रोका हुआ है उसे, वरना कितनी ही लड़कियाँ आज भी शादी करने को बैठे हैं उससे। मैं फ़िलहाल शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। अगर आपको मिराल की शादी की बहुत जल्दी है तो आप उसकी शादी कहीं और कर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो रखाई से कहकर कांटा और चम्मच प्लेट में रखता वहीं से उठ खड़ा हुआ और मज़ीद कुछ बोले बगैर लंबे लंबे ढक बढ़ता वहाँ से निकल गया। मिराल ने अपनी माँ को ऐसे घूरा, आंखों ही आंखों में, जैसे कह रही हो कि ये वाली बात करने की क्या ज़रूरत थी। वो खुद भी जल्दी से उठी और उसके पीछे लपकी। यावर को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। तुम मॉम की बात को माइंड मत करना, वो बस मेरी फ़िक्र में ऐसा कह रही थी। तो अपनी मॉम को समझाओ ना, आइंदा मुझसे इस किस्म की बात की तो मंगनी ख़त्म समझे। मैं मॉम को समझा दूँगी, तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम ले लो, लेकिन प्लीज़ ये मंगनी तोड़ने वाली बात मत करना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम जानते हो ना। अंदर चलो, वहाँ कहाँ जा रहे हो? मिराल ने उसे बाहर जाता देखा, दोबारा से पूछा। मिराल प्लीज़, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। आतिफ रहमान से उसकी 1-2 बार ऑफिस में सरसरी मुलाकात हुई थी। वह यावर के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसका यहाँ आना जाना भी हो जाता था। लेकिन जब भी वो उसके पास आया था, यावर ने उसे फ़ौरन किसी न किसी काम से कहीं और भेज दिया था और सलाम दुआ से ज़्यादा उनकी बात ना हो सकी। फ़ोन पे बात करना आतिफ को भी महजब ना लगा अभी तब, जब सरकार ने उसे ऐसी कोई हिंट नहीं दी थी कि वो उसकी दोस्त बन चुकी है। उनके दरमियान भी एक फॉर्मेलिटी सी कायम थी। वो एक अच्छा प्रोफेशनल इंसान वही होता है जो काम को ज़ातियात से अलग ही रखे। मिस्टर खान को यावर का ये समझ नहीं आ रहा था, कहाँ तो वो उसे सीधे मुँह बात नहीं करता था और अब बस लिए दिए इरादा था और ज़्यादा मुखातिब भी नहीं होता था। उसके बदले मूड ने एक बार फिर उसके दिल में दबी राख को चिगाई लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन वो अपने दिल को फिर भी काबू रखे हुए एक मरतबा जब आतिफ किसी काम से ऑफिस आया तो वहाँ मौजूद नहीं था।
अब ये भी इत्तेफाक ही था कि उस वक्त मिस्रगान भी एक डेस्क पर ही मौजूद थी और यावर का पूछने के लिए उसके पास आया। अभी वो बात करने वाला था कि ऐन मौके पर यावर पहुंच गया। उसने मिस्रगान को ऐसे देखा कि वो कुछ ना करके भी शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसके बाद वो हर कीमत पर आतिर को नज़रअंदाज करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बॉस उसे फिर से खरी खरी सुना दे। उसके गुस्से का कुछ पता नहीं होता था, कभी भी आ सकता था। इसलिए बेहतरी इसी में थी कि खुद से उसके गुस्से को दावत ना देती। ऑफिस में भी वो अपने काम में मशगूल रहती थी, ना किसी से फालतू बात करती थी और ना गपशप। ऑफिस में क्या चल रहा है उसे कोई खबर नहीं होती थी, सिवाय उसके जितनी उसे बताई जाती थी। यूँ भी वो अपने काम से काम रखती थी और काम करके सीधा घर जाती थी। वक्त गुजरता गया और इसी तरह उसे यहाँ काम करते 6 महीने हो गए। उसे हर रोज़ बाबा याद आते थे, वो उनकी कुल कायनात थे। इस तरह मिसरगान ने ईमान को बहुत अच्छे से संभाला था। अक्सर वो दोनों बहनें साथ बैठकर वालिद के साथ गुजारे वक्त याद करती थी। उनकी वफ़ात के बाद सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ कि वो गन चक्कर बन गई थी। जैसे बाबा ने उन पर कोई आँच नहीं आने दी थी, वैसे उसने भी ईमान को अपने परों में समेट कर रखा हुआ था। वो क्या क्या बर्दाश्त करती थी, क्या क्या सहती थी, ईमान को कुछ नहीं पता था। वो अक्सर मिसरगान अक्सर सोचा करती थी कि क्या उसके बाबा भी इस तरह की बातें किया करते थे। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी और कभी भी मायूस नहीं होते थे। फिर उन्हें ऐसा क्या सदमा हुआ था कि वो अचानक ही चल बसे। मिसरगान अक्सर उलझ जाती थी। उसने अपने बाबा की डायरी निकाली और वर्क करके रोज़ पढ़ने लगी। इसमें उनकी बातें मिसरगान, ईमान, रिजवान, उनकी अम्मी की तस्वीरें, उनकी खुशियाँ लिखी हुई थी और वो पढ़ती जाती, उसकी आंखें भीगी जाती। सर, उसके इन्वेस्टिगेटर ने यावर के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाकर कमरे में आने की इजाज़त मांगी। वो अपनी कुर्सी के पीछे खड़ा फ़ोन पर किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। उस सर के इशारे से अंदर आने को कहा और फ़ोन पर अलविदाई कलमात कहता खुद भी कुर्सी पर बैठ गया और उसे बैठने का इशारा किया। इन्वेस्टिगेटर ने उसके सामने एक फ़ाइल रखी जो कि उसने खोल कर देखी। एक्चुअली जैसा नज़र आ रहा है वैसा नहीं है ये। इसमें ऑडियो है ये एक और वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। मैं इतने टाइम से डेटा एनालाइज करा रहा था, मुझे बार बार एक ही नाम मिल रहा है, शफ़ी अहमद। मैं उनके अकाउंट की ज़ाती तौर पर चेकिंग करवाई। डॉक्यूमेंट्स में उनकी ट्रांजैक्शन और मनी ट्रांसफ़र ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन जब मैं बैंक से निकलवाने गया तो सब में एरर था और अकाउंट में कोई रकम मौजूद नहीं थी। मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से बैकअप सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किए और जो भी मुझे आती थी एक तरीके से, इसलिए मुझे फंस गए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर से नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसका सबूत नहीं है आपके ऑफिस में, लेकिन ऑफिस के बाहर मिल जाएगा। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड मुबशर बख्श और असिस्टेंट मेजर कामरान रज़ा दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझसे अच्छा बॉडी लैंग्वेज डी कोड करना कोई नहीं जानता। अगर आपको मुझ पर एतबार है तो मैं बाहर से सबूत ढूंढ कर आपको ला दूँगा। यावर ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ बींची। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि कई लोग फ्रॉड के केस में नौकरी से निकाले जा चुके थे। वजह यही थी कि वो कोई सबूत नहीं छोड़ते थे। उसने सब कुछ सही राज में रखने का कहा और इन्वेस्टिगेटर को जो ज़रूरी इक़दाम थे करने को कहा। फिर बात बदल दी। मिसरगान से उसने काफ़ी मंगवाई थी और वो लेकर अब उसके ऑफिस में दाखिल हो रही थी। पहली बार उसे देखकर यावर को बहुत बुरी तरह गिल्टी महसूस हुआ था। वो उस लड़की के साथ बहुत बुरा कर चुका था। अनजाने में ही सही उसे गलत फहमी थी, लेकिन उसने उसकी सज़ा बहुत कड़ी दी थी उसे, और वो इस सबसे अनजान थी। चेहरे पे पेशा वराना मुस्कुराहट सजाए दरवाज़ा खटखटाकर इजाज़त मिलने पर छोटे कदम उठाती अंदर आई और उसने मेहमान के सामने कॉफ़ी रखी, अपने बॉस के सामने भी रखी। लेकिन आज उन नज़रों में कोई काट या चुभन या नफ़रत नहीं थी, कुछ और था, गिल्ट था शायद। मिसरगान ने काफ़ी रखकर उसे देखा तो पहली बार यावर ने उसे नज़रें चुराई थी और वो हमेशा उसे घूरता था। मिसरगान को अपनी नज़रें झुकानी पड़ती थी। उसकी तरह नज़रें चुराने पर मिसरगान को कुछ हैरत हुई थी, लेकिन वो चीज़ें रख कर बाहर चली गई थी। सर, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको किस बात का डर है? ऐसा क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी तरफ से वो इस बात का इनकार कर चुका था। सर, मैं इन्वेस्टिगेटर ऐसा ही नहीं बना, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप इसमें शदीद किस्म के इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको डर है किसी बात का। शायद इसका दिल तोड़ने वाले हैं आप। वैसे एक और इतला देना चाहूँगा, वो भी आपको पसंद करती है। जब मैं अंदर आ रहा था तो उसकी आंखों में वो रंग था जो किसी ऐसी चीज़ को देखने पे आता था जब किसी चीज़ की शदीद चाह हो, लेकिन वो पहुँच में ना हो, और इस बात का इल्म भी हुआ हो, और वो आपके रूम की तरफ कुछ इस अंदाज में देख रही थी। ऐसा नहीं है वो मुझ में इंटरेस्टेड क्यों होगी? अगर ऐसा होता तो मुझे कुछ बताती या कम से कम कोई हिंट देती। मुझे तो कितनी लड़कियां यूँ खड़े खड़े प्रपोज कर देती हैं। वो कब से यहाँ काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
वो खुद से कभी नहीं कहेगी इस किस्म की लड़कियाँ मैं खुद बहुत उदार होती हैं। वैसे वो ज़्यादा चालाक नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि जो भी राज है आप दोनों के बीच, जो भी आप जानते हैं उसे कभी मत बताइएगा, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुसलसल इनकारी था वो तो चला गया, लेकिन उसे बेचैन कर गया। कितनी देर वो अपनी सारी ज़्यादतियों के बारे में सोचता रहा। उसने मिस्टर खान से उसका घर छीना तो नहीं, बल्कि लेकिन वो अब भी उसकी मलकियत था। अगर अब वो उसे वापस दे देता तो उसे पता चल जाता कि उससे घर बदर करने वाला कौन था, फिर तो वो उसे कभी माफ़ न करती। एक मिनट, माफ़ी? क्या वो उसे माफ़ी मांगने का सोच रहा था? यावर अली सिकंदर, जिसने कभी किसी को ख्वाब में भी आई एम सॉरी नहीं कहा, वो मिस्टर खान से माफ़ी मांगने वाला था। यावर अपने आप हैरान हो रहा था। ये लड़की उसको बदल रही थी, और अगर सिर्फ घर की बात होती तो शायद वो भूल भी जाती, लेकिन उसके वालिद की मौत, शफ़ी अहमद को दिल का दौरा उस इल्ज़ाम की वजह से आया था जो उन पर बेगुनाह होने के बावजूद लगा था। टेक्निकली उसमें कसूर यावर का नहीं था, लेकिन सबूतों की बुनियाद पर नौकरी निकालने और अदालत की तरफ से कुबन का केस और जुर्माना वाला नोटिस भिजवाने में भी तो उसे कहा था। उसकी आंखों में जलन होने लगी थी और उसने उंगली और अंगूठे की मदद से अपने माथे को सहलाया और गर्व से आंखें मींच ली। वो सिर्फ उस लड़की का ही नहीं, बल्कि उसके वालिद का भी गुनहगार था। उस एक बेगुनाह को उसने सज़ा सुनाई थी। उसके एक फ़ैसले से कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई थी। वो उन सब का दावा कैसे करेगा, और सबसे बढ़कर मिस्टर खान से माफ़ी कैसे मांगेगा? शफ़ी अहमद को नौकरी से निकाल दिया था, यही काफ़ी था। नोटिस भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अब पछताने से क्या होता? उसने अपना रवैया भी उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रखा था। ज़रा सी बात पर उसको डांट देता था। उसके वालिद अस्पताल में थे, इंतहाई मजबूरी में भी उसके पास आई थी, लेकिन उससे बदला लेने के लिए कितना टॉर्चर किया था, और बदला भी किस जुर्म का उसने जो किया ही नहीं था। यावर का दिल और दिमाग बार बार ये बावर करवा रहा था कि वो अब जो होगा उसके काबू में नहीं आएगी। अगर गलती से भी मिस्टर खान के कानून से इस तरह की कोई बात पहुंची तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, और ऐसा करने में वो बिल्कुल हक बजानी भी होगी। लेकिन यह बात जानकर समझ कर वो उसे बताना नहीं चाहता था। अब जब सारे झूठ की धुंध उसकी आंखों में से छट गई थी, तो वह मोहब्बत, जिसका इनकार वो खुद से भी करता आया था, मानने में देर नहीं लगनी थी।